सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर है। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन ये चैप्टर क्या बोलता है, क्या बताता है? ये तो बताता है कि एक इन्वेस्टर को शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो कैसे पता चलेगा। इसमें हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, उसे V0 भी बोलते हैं, उसको कंपेयर करते हैं मार्केट से। तो वो बेसिस पे सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर है करके, और ये फंडामेंटल एनालिसिस है। ठीक है। तो इसमें पहले अपन देखेंगे केई उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं करके। इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, और ऑन इक्विटी शेयर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो कैसे निकलता है। आर एफ में अपन क्या करेंगे, प्लस बीटा ब्रैकेट में आर एम माइनस आर एफ। तो आर एम ये रेट मार्केट का बताता है, आर एफ मतलब फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा मतलब कि मार्केट के हिसाब से शेयर्स में कितना चेंज हो सकता है करके, तो उसको बीटा कहते हैं करके। ठीक है। आर एफ, तो इससे फॉर्मूला हो जाता है आर एस इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा ब्रैकेट में आर एम माइनस आर एफ। आर एम माइनस आर एफ को अपन ये भी बोल सकते हैं करके रिस्क प्रीमियम इन मार्केट, और अगर बीटा को साथ में लिए तो रिस्क प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, अभी आगे चालू करेंगे एक्स्ट्रा। अभी वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स पे आते हैं कि इक्विटी वैल्यू को कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर को वैल्यू कैसे करेंगे। तो इसके ऊपर मॉडल है, मॉडल फॉर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। उसमें पहले अपन देखेंगे डिविडेंड बेस्ड मॉडल। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम लोग गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है V0 इज इक्वल्स टू D1 डिवाइड बाय KE माइनस जी। ठीक है। तो अभी D1 को अपन कैसे करते हैं, एक्चुअली सारे क्वेश्चन में D0 दिया रहता है करके, तो D1 मोस्टली किस में मिलेगा नहीं करके। और D0 की पहचान कैसे होती है, अगर क्वेश्चन में लिख के दे दिया कि कंपनी पेज डिविडेंड, PAY पेज या तो पेड डिविडेंड, ठीक है, इन क्वेश्चन, तो अज्यूम कि D0 दिया है, और जस्ट डिक्लेयर्ड द डिविडेंड, वो भी D0 रहता है। और अगर इनकम स्टेटमेंट है तो उसमें भी अगर डिविडेंड का निकालना है तो वो भी D0 ही रहता है करके। तो ये D0 आ गया करके अपना। और अभी आता है KE अपन ने डिस्कस कर लिया कि RS वाला वही KE होता है करके, रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू को अपन इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम वैल्यू, फेयर वैल्यू, थियोरेटिकल प्राइस ऑफ द शेयर। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के भी 3 नाम है करके, एक तो खुद इंट्रिंसिक वैल्यू, इक्विलिब्रियम, फेयर और थियोरेटिकल प्राइस। ठीक है। ये अपना हो गया करके। अभी ग्रोथ कैसे दिखेंगे करके, D1 हो गया, D0 हो गया, KE हो गया, V0 हो गया। अभी ग्रोथ का एक और फॉर्मूला है रिटेंशन रेशो इनटू ROE। ठीक है। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है। रिटेंशन रेशो जो इक्विटी को बचता है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, उसमें से कुछ पार्ट रिटेन कर लेते हैं, उसका जो रेशो रहता है वो रिटेंशन रेशो रहता है। और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका फॉर्मूला है कि अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, उसको डिवाइड करेंगे अपन नेटवर्थ से। नेटवर्थ कैसे आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस करते हैं अपन, तो नेटवर्थ आ जाता है। तो क्या है, ROE इज इक्वल्स टू अपन देखेंगे करके कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। तो ये तेरा ग्रोथ आ जाता है। ग्रोथ कैसे आता है, क्या बोलते हैं, रिटेंशन रेशो इंटू ROE। ठीक है। और इसमें आगे वही बताए कि जो अपन डिविडेंड हर साल कैसे बढ़ सकता है, और एक टाइम पे जाके कैसे जो भी रिटर्न है वो कैसे कम हो जाती है, मतलब एक ईयर के बाद वो स्टेबल हो जाती है करके, ये पढ़ेंगे आगे। और इसमें डिसीजन कैसे लेना है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज़्यादा है करंट मार्केट प्राइस से, तो ये अंडर प्राइस्ड है, मतलब कि अपन खरीद सकते हैं, तो इसको बाय करना पड़ेगा, बाय शेयर अपन गाइड करेंगे। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है और करंट मार्केट प्राइस नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और करंट मार्केट प्राइस ज़्यादा है, मतलब ओवर प्राइस्ड है, तो अपन सेल करेंगे। और अगर दोनों ही इक्वल है, वो फेयर प्राइस्ड है, तो अपन बाय कर सकते हैं करके। ठीक है। ये अपना ये डिविडेंड बेस्ड मॉडल का हुआ। और अपन आगे देखेंगे कि DDM अप्रोच, मतलब KE कैसे निकालेंगे। तो KE का भी फॉर्मूला है, ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस है ये कॉन्सेप्ट में, वो मैं बताऊंगा करके। तो पहले KE कैसे करने का, तो KE D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ, D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ। तो P0 क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है। तो D1 अपन ने देखा कि क्या ही होता है करके, तो ये अपना पूरा हो गया कि ये जो डिविडेंड बेस्ड मॉडल है करके वो अपना पूरा हो गया। अभी इसके क्वेश्चन देखते हैं।
तो सबसे पहले क्वेश्चन 5th है, ये बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं है करके, इसमें के ही निकालना था CAPM से, वो जो फार्मूला बताया था R वाला, और फिर उसमें 2-3 पॉइंट दे दिए कि क्या क्या करना है अलग अलग। तो पहले इन्फ्लेशन प्रीमियम वाला पॉइंट है कि इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेज बाय 2%, तो इससे अपन के ही को बढ़ा देंगे करके, जैसे के ही 10 है तो 10 को 12 कर देंगे करके। बस ये क्वेश्चन में बस इतना ही था, बाकी नॉर्मल ग्रोथ है, अगर ग्रोथ 3% से बढ़ेगा तो फिर से कैलकुलेट करना है, अगर बीटा चेंज होएगा तो फिर से कैलकुलेट करना है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, क्वेश्चन 5। अभी क्वेश्चन 8 देखेंगे अभी डायरेक्टली। तो क्वेश्चन 8 में ऐसा बताया गया है कि एक इन्वेस्टर है, उसके पास, उसको अपने को बताना है कि उसको शेयर बाय करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए करके। तो अपन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से ही देखेंगे। जो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, V0 = D1 अपॉन KE-G, ठीक है। तो अपने को करंट ईयर का भी दिया है और नेक्स्ट ईयर का भी दिया है। तो पहले करंट ईयर का पूरा सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर का भी पूरा सॉल्व कर लेंगे। करंट ईयर में कैसे, CAPM से अपन KE निकाल लेंगे, दोनों मतलब करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर दोनों में अपन CAPM से KE निकाल लेंगे करके। फिर उसके बाद तो जो करंट ईयर का रहेगा वो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे रहेगा, और जो नेक्स्ट ईयर का रहेगा वो रिवाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे रहेगा। तो दोनों की अपन इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल देंगे, और क्वेश्चन में D0 ही दिया हुआ है, मतलब कि करंट ईयर में अगर D0 दिया हुआ है, करंट ईयर में करंट ईयर की ग्रोथ से ही करेंगे, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दिया है तो वो अपन करंट ईयर का D1 पकड़ लेंगे करके, वैसा नहीं करना। दोनों ईयर का ग्रोथ पकड़ के चलना है, दोनों अलग अलग ईयर है करके, ठीक है। फिर जो प्राइस आ जाएगी, और मार्केट प्राइस भी कंपनी ने दी हुई, मतलब मार्केट प्राइस भी दी हुई है करके, जो करंट ईयर का आ जाएगा और नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा, दोनों को अपन इंडिविजुअल बेसिस पे मार्केट प्राइस से कंपेयर करके अपन आंसर दे देंगे करके। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 भी बहुत इजी है, उसमें पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना है करके पूरा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। बस इसमें एक ही पॉइंट है, जो EAR वाला पॉइंट है, वो EAR वाले पॉइंट में अपने को क्वेश्चन में एक 8% डिबेंचर और 10% बॉन्ड दे के रखा है, उनके अलग अलग क्या बोलते हैं कूपन रेट है, अपने को वो नहीं लेना, अपने को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेना है। और जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, जब इंटरेस्ट अपन EBIT में से लेस करेंगे तो इंटरेस्ट अपन दोनों डिबेंचर और बॉन्ड का जो वैल्यू है उसके ऊपर EIR लगा के इंटरेस्ट का वैल्यू लेंगे करके, तो सही आएगा। एक्चुअली मैंने रॉन्ग कर दिया था, मतलब EBIT पे इंटरेस्ट का रेट ले लिया था, तो वैसा नहीं करना, अपने को डिबेंचर और बॉन्ड में करना है। और इसमें फार्मूलाज दिए हुए हैं करके कि ऐसे टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, तो उसके बेसिस पे अपन इनकम स्टेटमेंट आराम से निकाल लेंगे करके, तो ठीक है। इसमें ग्रोथ भी पूछा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में इनकम स्टेटमेंट पूछ लिया था, सेकंड पार्ट में ग्रोथ पूछा है। तो ग्रोथ का अपन ने जो अभी फार्मूला रिसेंटली डिस्कस किया कि कैसे जो रिटेंशन रेशियो इनटू ROE, तो ROE का फार्मूला क्या है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नेटवर्थ। तो ये दोनों ही दिया है हुआ है क्वेश्चन में, तो वो बेसिस पे अपन ROE निकालेंगे। रिटेंशन रेशियो अपन जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है उसमें से 100% में से लेस करेंगे तो रिटेंशन रेशियो आ जाएगा, तो ग्रोथ अपना वही आ जाएगा कि जो रिटेंशन रेशियो इंटू ROE, तो ये अपना आ गया करके, ग्रोथ भी आ गया करके। और लास्ट में फेयर प्राइस पूछा है। फेयर प्राइस क्या होता है, अपन ने वही बताया, V0 को अपन फेयर प्राइस भी बोलते हैं करके। फेयर प्राइस अपने को फिर नॉर्मल फार्मूला से आ जाएगा, D1 अपॉन KE-G। तो ये अपना क्वेश्चन 10th भी हो गया। तो ये क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन 13। तो इसमें क्या है, एक डिविडेंड दिया हुआ है, और डिविडेंड ऐसा बोलते हैं कि ये 40% तक 5 साल तक बढ़ता रहेगा, और 6th ईयर से 15% से बढ़ेगा करके। तो इसमें दो चीज़ें पूछी है, एक तो अपने को KE पूछी है और एक इंट्रिंसिक वैल्यू पूछी है। तो KE इसमें एक स्पेशल पॉइंट है वेरिएंस और कोवेरिएंस से। तो अपन इसमें बीटा दिया नहीं है, तो अपन को क्या बोलते हैं, वेरिएंस और कोवेरिएंस से बीटा निकालना है। तो फार्मूला क्या है, क्या बोलते हैं, कोवेरिएंस ऑफ द मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस। तो ये करेंगे तो अपने को बीटा मिल जाएगा करके। तो ये पहले बीटा निकाल लिया अपन ने। बीटा निकालने के बाद अपने को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपने आप मिल जाएगी, पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। और उसके बाद अपने को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपने को क्यों निकालना है, वैसे जो अपन प्रेजेंट वैल्यू करते हैं वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ही करते हैं। जो PVF एट द रेट वाला निकालते हैं वो अपन दिखाते हैं। तो अपने को हर ईयर का D निकाल लेंगे, डिविडेंड निकाल लेंगे 40 ईयर से बढ़ते हुए, और जो लास्ट है मतलब कि 6th ईयर से कैसा
सा स्टेबल हो जाएगा 15% से, तो उसको अपन टर्मिनल वैल्यू करेंगे करके अपने को जैसे 6th ईयर से बढ़ा है तो अपने को 5th ईयर से समझना पड़ेगा करके, ठीक है। तो 6th ईयर में जो डिविडेंड रहेगा करके फिर वही अपने को जो टर्मिनल वैल्यू है वो 6th ईयर में जो वाला फॉर्मूला ही लगाना है। टर्मिनल वैल्यू वो ही होता है अपना इंट्रिंसिक वैल्यू ही होता है करके। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसा होएगा, D6 डिवाइड बाय KE माइनस जी। तो फिर जो D5 का डिविडेंड है उसमें ग्रोथ ऐड करेंगे और जो KE माइनस जी कर देंगे, डिवाइड बाय कर देंगे करके। तो ये जो टर्मिनल वैल्यू और फिर जो आंसर आएगा उसको 5th ईयर के प्रेजेंट वैल्यू से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने यहाँ टर्मिनल वैल्यू भी आ गया और जो 5 साल का जो डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू था उसको और इसको ऐड करेंगे तो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन 13 था। बस इसमें एक यही पॉइंट था बीटा वाला, कोवेरियंस वाला, ठीक है, कोवेरियंस और वेरियंस वाला। तो अभी क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 में ऐसा दिया है कि उसमें 2017 का EPS दिया हुआ है और उसका डिविडेंड भी दिया हुआ है। तो फिर बोला है कि ये जो EPS पे डिविडेंड आ रहा है उस पे जो मतलब जैसे कि एक EPS पे एक रिटेंशन रेशो रहता है और एक डिविडेंड पे आउट रेशो, तो ये अपने को दिया हुआ है। तो इसमें बोला है कि डिविडेंड पे आउट रेशो जो रहेगा वो 5 साल तक सेम रहेगा और EPS जो है वो 15 साल से हर साल ग्रो करेगा करके। तो अपने को जैसे कि इन लोग ने बता दिया कि जो डिविडेंड पे आउट रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा 5 साल तक। तो अपना और जो EPS है वो भी 15% से गिरेगा। तो पहले EPS अपन 5 साल का निकाल लेंगे 2018 से लेके 22 तक का। 17 का कुछ नहीं करना, 17 का बस इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 18 से लेके 22 तक अपने को कैलकुलेट करना है। तो 5 साल हो गया करके, तो ये 5 साल का अपने को पूरा निकाल लिया करके डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद 2023 का भी निकालना है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द स्टॉक एट द एंड, मतलब एंड ऑफ द 2022। अगर अपने को एंड दिया हुआ है करके क्वेश्चन में कि एट द एंड, तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू का कुछ नहीं लेना देना, उसमें समझ लेना कि वो टर्मिनल वैल्यू पूछी है करके, ठीक है। तो उसमें अपने को 2022 तक का पूरा डाटा दिया है कि KE कैसे निकालना है और 2022 के बाद का भी जो ईयर आएगा उसमें भी बताया हुआ है कि KE अलग से कैसे निकालना है। तो KE अलग से वैसे निकाल लेंगे जो डाटा दिया हुआ है। और जो पहले पार्ट जो क्वेश्चन का पूछा है कि एंड, तो वो एंड से अपने को वैल्यू आ जाएगी करके, ठीक है, ठीक है। तो पहले अपने को वो पूछा था करके और उसमें सेकंड वाला क्या पूछा है करके कि 2 स्टेज डिस्काउंट मॉडल बताना है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो 2 स्टेज कैसा हो गया कि मतलब पहले 5 साल तक अपने को डिविडेंड जो अपने कैलकुलेट किया उसका प्रेजेंट वैल्यू, और बाद में जब 6th ईयर रहेगा जो 6th ईयर का टर्मिनल वैल्यू 5th ईयर हो जाएगा करके, तो वो जो टर्मिनल वैल्यू आएगी जो अपने को कैलकुलेट करना है करके वही D1 वाले फॉर्मूले से ही करना है। तो बस टर्मिनल वैल्यू से जो अपना आंसर आएगा वो अपन जो 5 साल का डिविडेंड है उसमें ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट अपना आ गया और सेकंड पार्ट भी अपना आ गया जो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में एंड पूछा है, मतलब वो टर्मिनल वैल्यू हो गई, और उसके बाद 5 साल वाला पूछा है करके। तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ था नहीं करके। अभी आगे के जो सम आएंगे वो ऐसे ही आएंगे करके कि जैसे कि अभी क्वेश्चन 15 ले ले करके। तो क्वेश्चन 15 में क्या बोला है करके कि जो डिविडेंड है करके, जो डिविडेंड प्रपोज कर रहा है वो अगले साल का 4 दे दिया, मतलब कि D1 दे दिया है करके अपने को, और बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड टू ग्रो पहले 4 साल फॉर द फर्स्ट 4 ईयर वो 16 क्या बोलते हैं 20% से बढ़ेगा करके, ठीक है। और उसके बाद 4 साल के बाद वो लीनियरली डिक्लाइन होएगा, जैसे कि 4 साल हो गया, 5वें साल वो 19 हो जाएगा, 20 से 19, फिर 19 से 18, 18 से 17, 17 से 16, फिर 16 के बाद वो स्टेबल हो जाएगा करके। तो अपना देखा जाए तो मतलब 7वें ईयर तक अपना मतलब कि चेंज होता जा रहा है और 8वें ईयर से अपना वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अपने को 8वें ईयर से हो गया, मतलब टर्मिनल वैल्यू अपने को 7वें ईयर का लेना है करके, ठीक है। तो वही अपना डिविडेंड निकाल लेंगे जो परसेंटेज से बताया करके कि 20 क्या बोलते हैं, पहले तो डिविडेंड ही निकालेंगे क्वेश्चन में, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू की टेबल करेंगे करके, ठीक है। तो ये अपना V0 ऐसे ही आ जाएगा और बताना है कि ओवर प्राइस्ड है अंडर प्राइस्ड है करके। क्वेश्चन 5 में बस यही था करके। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 भी बहुत इजी है करके, बस इसमें ऐसा है कि टर्मिनल 10 साल का अपने को EPS भी दिया, मतलब EPS कैलकुलेट करना है और वो EPS के बेसिस पे अपने को डिविडेंड कैलकुलेट करना है। तो दोनों दिया है, EPS का भी दिया है। इस EPS में ऐसा है कि पहले 5 साल तक कांस्टेंट है, उसके बाद जो है वो लीनियरली डिक्लाइन होएगा करके, और डिविडेंड पे आउट रेशो में पहले 5 साल कांस्टेंट है और उसके बाद जो लीनियरली अपग्रेड होएगा।
तो ईपीएस में जो डाउनग्रेड होएगा वो 40% से 10% होएगा और वो इक्वली होएगा। अगर इक्वली देखा जाए तो 6% कम हो रहा है और डिविडेंड पे आउट रेशो बढ़ रहा है 10% से 50% 5 साल के बाद। तो वो कैसे वो भी लीनियरली बढ़ रहा है करके, तो बरोबर 8% से बढ़ेगा करके। बस क्वेश्चन में यही था और बाकी क्वेश्चन पूरा इजी है। तो अभी क्वेश्चन 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 17 ये बताता है कि क्वेश्चन 17 में ऐसा दिया है कि एक कंपनी है, उसके 3 डिवीज़न है, तीनों डिवीज़न के इंडस्ट्री के रिवेन्यू दिए और इंडस्ट्री में वो डिवीज़न की कितने परसेंटेज है वो बेसिस पे इसके नेट इनकम निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि मतलब इतनी सेल्स थी करके और उसमें से दिया है सबका इंडिविजुअल की इतना नेट इनकम परसेंटेज वाला है करके, तो उसे अपनी नेट इनकम आ जाएगी। और कंपनी के शेयर्स भी बताए, अगर नेट इनकम को टोटल करके कंपनी का शेयर्स है 3 लाख सारे डिवीज़न के टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो अपनी अर्निंग पर शेयर आ जाएगी करके, ठीक है। अभी अर्निंग पर शेयर आ गई तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 ईयर एंड में अगर तुम लोग परचेस करोगे क्या, अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज़्यादा आती है क्या, तो वही अपने को फर्स्ट ईयर एंड में जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो निकालना है करके। तो अपना ईपीएस आ गया और इसमें पीई रेशो दिया है, तो पीई रेशो से ईपीएस डाल के अपन एमपीएस निकालेंगे। फिर जो एमपीएस आया है करके, एमपीएस को अपन 1 ईयर पर प्रेजेंट वैल्यू करेंगे 1 ईयर के एंड में, जो कि दिया हुआ है 18% से। अगर वो वैल्यू अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा आती है मार्केट प्राइस से, तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ ठीक है हम लोग परचेस करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकेंड पार्ट में इन लोग ने पूछा है और इसमें बोला है कि प्राइस यू वुड लाइक टू पे, मतलब कितना पे करेगा अगर ग्रोथ तेरी 15% से बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चन में ऐसा बताया कि कंपनी 3 साल थर्ड ईयर से डिविडेंड पे करना चालू करेगी, मतलब पहले 2 साल में कुछ इनका पे आउट है नहीं करके, तो थर्ड ईयर से पे आउट डिविडेंड का चालू होगा और डिविडेंड पे आउट रेशो दिया हुआ है। और अर्निंग्स भी अर्निंग को अपन ग्रोथ से कर देंगे 5 साल से, मतलब बढ़ा के एक एक साल करके, और थर्ड ईयर से डिविडेंड भी करेंगे। फिर जो 3 ईयर का है उनको प्रेजेंट वैल्यू पे कर देंगे करके। फिर जो लास्ट ईयर है, क्योंकि जब होल्ड बोलते हैं ना तो फिर मतलब कि 5th ईयर में अपने को वो क्या बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इसमें भी अपन 5th ईयर के एंड में ग्रोथ ऐड करके जैसे कि D1 वाला है, D1 डिवाइड बाय KE माइनस 0, इसको ऐड करके अपन इंट्रिंसिक वैल्यू बता देंगे। फिर वही इंट्रिंसिक वैल्यू अपन मतलब करंट वाले मार्केट प्राइस से, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया अभी के प्राइस में करके सबको कर दिया, अभी उसको अपन देखेंगे कि करंट मार्केट प्राइस से जम रहा है या नहीं। अगर जम रहा है मतलब कि इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है तो अपन बोल देंगे कि हाँ ठीक है बाय कर लो। तो क्वेश्चन 17 यही है करके। क्वेश्चन 18 है, वो तो क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा कि कैसा करना है, लेकिन इसमें ऐसा बोला है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और ऐसा बताया कि ग्रोथ रेट पहले 8% थी तो 9% हो गई, तो अपने को 9% वाली लेनी है और वो जो 9% है वो 3 साल तक कंटिन्यू रहेगी। और एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट प्राइस 360 हो जाएगी आफ्टर थर्ड ईयर। ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, कि इतनी हो सकती है करके, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये करंट मार्केट प्राइस नहीं है, ये कभी ऐसा सोच नहीं सकता कि करंट मार्केट प्राइस है, ये थर्ड ईयर की एंड की प्राइस है करके, थर्ड ईयर के एंड की प्राइस। तो अभी इसमें अपने को पूछा है कि मैक्सिमम अमाउंट बी कितना दे सकता है इफ़ यू रिक्वायर अ रिटर्न ऑफ 13% पर एनम। तो फर्स्ट ये पूछा है, तो मैक्सिमम अमाउंट कैसे पे कर सकता है। तो अपने को कुछ नहीं करना, अपने को जो डिविडेंड है उसमें ग्रोथ 3 साल तक ऐड करनी है करके, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। फिर जो 3 साल वाली एंड वाली प्राइस है, जैसे कि जो उसमें क्वेश्चन में दिया है 360, उसको थर्ड ईयर के प्रेजेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और सेकेंड मार्क में बोला है कि द मैक्सिमम प्राइस जो बी विल बी willing to pay if he is of the opinion that 9% growth can be maintained indefinitely and 13% rate of the per annum। तो यही अपने को इंट्रिंसिक वैल्यू ही निकालना है इसमें भी। तो इसमें क्या बोल दिया है कि ये जो ग्रोथ है वो इंडेफिनेटली रहेगी, तो इंडेफिनेटली रहेगी तो प्रेजेंट वैल्यू तो अपन एंड तक निकाल नहीं सकते, तो एक ही फॉर्मूला है वो क्या बोलते हैं कि V0 वाला, कि D1/KE माइनस 0। तो ग्रोथ दी हुई है तो अपन ये डाल के निकालेंगे, ये
सिंपल सा बात है। अभी थर्ड पूछता है कि प्राइस क्या रहेगी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अगर ग्रोथ 9% के साथ चलती रहे और ये कांस्टेंट रहे। तो अभी एंड थर्ड ईयर के एंड में पूछिए करके, अपने को फर्स्ट डे पे नहीं बताना, तो अपन इसको फ्यूचर वैल्यू में करेंगे करके। तो फ्यूचर वैल्यू में अपन इसको प्रेजेंट वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो फिर जो ग्रोथ दी है वो ग्रोथ अपन ऐड करेंगे डिविडेंड में, और लेकिन फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे कि जो ऐसा जो D4 होगा, इसमें D4 होगा क्योंकि टर्मिनल वैल्यू निकाल रहे हैं ना थर्ड ईयर के एंड में, तो फिर D4 अपॉन KE माइनस जी। तो फिर D4 कैसे होएगा, D3 ब्रैकेट में 1 प्लस ग्रोथ, D3 में ग्रोथ रेट ऐड कर देंगे जो कि 4 ईयर की ग्रोथ रहेगी उसमें। हाँ, क्योंकि D4 ही देखेंगे, D3 नहीं देखेंगे क्योंकि फार्मूला में वैसा ही है करके। तो फिर ये अपना हो जाएगा D3 1 प्लस जी KE माइनस जी। तो ये अपना थर्ड वाला पार्ट भी आ जाएगा। इसके लिए क्वेश्चन 18 के लिए एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, थोड़ा ट्रिकी है। तो अपन क्वेश्चन 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 19 में ऐसा बोल रहा है कि मिस्टर ए है, वो बाय करना चाहता है शेयर जिसकी प्राइस 500 रुपये है और फेस वैल्यू 100 रुपये है करके। तो इसमें बोला है कि जो फोर्थ ईयर है, ड्यूरिंग फोर्थ ईयर में कंपनी बोनस इशू कर देगी और इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो 20% है जो कि आगे भी रहेगा करके। तो ये ऐसा सोच रहा है कि 7th ईयर के एंड में वो सेल शेयर, मतलब जो शेयर है 500 रुपये, वो 900 रुपये में सेल कर देगा, और जब भी वो परचेस या बाय या सेल करेगा उसको 5% ऑफ द वैल्यू शेयर की उसको मतलब एज अ क्या बोलते हैं चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो अपने को पता नहीं कि क्या वो अभी के टाइम में वो बाय कर सकता है क्या, मतलब वो डिसीजन सही रहेगा क्या उसका, मतलब कितना मैक्सिमम प्राइस वो शुड पे फॉर ईच शेयर। तो ठीक है, अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है करके, क्योंकि डिविडेंड दिया है 7 साल तक का ऐसा दिया है, लेकिन फोर्थ ईयर में तेरी एक शेयर जो 500 का था करके, मतलब एग्जांपल 100 का एक शेयर था, अगर तेरे को 1:5 में मिल रहा है तो वो 1.2 शेयर हो जाएगा करके। तो 1.2 शेयर के हिसाब से अपने को डिविडेंड भी उतना बढ़ जाएगा, जैसे कि 1.2 इंटू 100 इंटू 20%, जैसे कि डिविडेंड पे आउट रेशो है करके। तो वो फोर्थ ईयर से डिविडेंड कैश फ्लो तेरा बढ़ जाएगा, और 7th ईयर में तेरे को 900 में बेचना है उसको, अगर तू एस्टिमेट करके रखा है, तो फिर वो 1.2 इंटू 900 हो जाएगा, क्योंकि शेयर का तेरे पास शेयर एक्स्ट्रा आ गए थे करके। लेकिन 900 पूरा तेरे को मिलेगा नहीं, उसका 95, क्योंकि 100% मिलेगा नहीं, 95% मिलेगा, क्योंकि 5% तेरे को बेचना है। तो इसका तू प्रेजेंट वैल्यू निकाल देगा, और जो कॉस्ट है, कॉस्ट में भी तेरे को जैसे कि 500 की तू अभी खरीदना चाहता है, लेकिन तू उसको 105 करेगा क्योंकि तेरे को एक्स्ट्रा 5% भरना है। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकाला है तू, और जो 5% ऐड करके उनका जो नेट गेन आएगा, अगर गेन आ रहा है तो तू परचेस करेगा, और मैक्सिमम अमाउंट तो कितना पे कर सकता है। तो उसमें से तेरे को 105 में से तेरे को 100 करना है करके, क्योंकि 5% तू हटा देगा करके, मतलब नेट गेन तेरा हट के आएगा, मतलब कितना तू दे सकता है, मतलब जैसे कि तेरा 363.68 तेरा प्लस करके आया है जो 5% भी है, लेकिन उसको तू 5% लेस कर देगा, मतलब 563 इंटू 100 डिवाइड बाई 105, तो इतनी प्राइस तू मैक्सिमम पे कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन 19 था। क्वेश्चन 20 भी ट्रिकी है करके, इसका भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा क्या बोला है कि कंपनी ने अभी 2% के लिए तो डिविडेंड 2 रुपये डिक्लेयर किया है, वो ग्रो करेगा 6% से। लेकिन अभी कंपनी सोच रही है कि 3 साल का डिविडेंड अपन पे नहीं करेंगे, अपन फोर्थ ईयर से डिविडेंड पे चालू करेंगे, और फोर्थ ईयर से जो डिविडेंड आएगा वो 2.50 आएगा। तो ये बता दिया है कि 2.50 है, तो इसमें D0 कुछ है ही नहीं, D4 ही डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है। और वो ग्रो करेगा 7% के हिसाब से। और एक इन्वेस्टर है जिसके पास 100 शेयर्स है करके, और एंड वांट्स टू रिसिप्ट, मतलब कि उसको 2000 मिनिमम हर महीने चाहिए, भले वो डिविडेंड्स है या वो शेयर बेच के आए करके। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि मार्केट वैल्यू पे क्या इफेक्ट होएगा कंपनी के बोर्ड के डिसीजन से, पहले ये पूछा। और दूसरा ऐसा पूछा है कि ऑल्सो शो हाउ इन्वेस्टर मेंटेन, जो उसका 2 साल 2,000 रुपये महीने का है, वो कैसे करेगा कि देयर आफ्टर डेट कैन, ठीक है, ये बताने करके। तो पहले तो अपन बताएंगे कि बोर्ड के डिसीजन के क्या इम्पैक्ट होएगा। तो पहले अपन फर्स्ट वाला कर लेंगे कि जो स्टार्टिंग में 2 रुपये डिविडेंड दिया है, उस पर अपन ग्रोथ रेट ऐड करके अपन इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये अपना बिफोर डिसीजन हो जाएगा। अभी आफ्टर डिसीजन कैसा निकालना है, सेम फार्मूला यूज़ करना है। D4 अपने को फोर्थ ईयर का एंड का दिया है, और ग्रोथ भी दिया है, और क्या बोलते हैं रेट भी दिया है, KE भी दिया है 8% से। तो ये अपना VO आ जाएगा अपना
मतलब आफ्टर डिसीजन, तो दोनों को मतलब मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगी जो अपन फर्स्ट डे पे निकाले और ये जो डिविडेंड मतलब थर्ड ईयर पे निकाले करके। तो अभी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को पहले मार्केट प्राइस जानना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस तीनों साल में क्या रहेगी करके। तो अपन थर्ड ईयर से चालू करते क्योंकि अपने पास D4 है करके, क्योंकि तो D4 से अपन क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, V0 का ही फॉर्मूला यूज़ करके अपन थर्ड ईयर का निकाल लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि 2.50 फोर्थ ईयर का डिविडेंड है करके, और अपने को के भी दिया है, ग्रोथ रेट भी दिया है। इसमें ग्रोथ रेट ऐड नहीं करना D4 में, क्योंकि डायरेक्ट D4 ही दिया है लोग ने। तो फिर ये करके तेरी इंट्रिंसिक वैल्यू थर्ड ईयर की आ जाएगी। अपने को पीछे अभी ये थर्ड ईयर के आगे अपने को सेकेंड ईयर पे आना है, मतलब थर्ड ईयर से पीछे आना है करके, और फिर सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर पे आना है। तो अभी जब सेकेंड ईयर पे आएंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू है जिस हिसाब से 8 ईयर का के 8 ईयर का है, उसको अपन तू 1 ईयर पीछे आएगी करके। तो जो तेरा 250 प्राइस आया है इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको तू पीछे लेके आएगी प्रेजेंट वैल्यू करके। फिर ऐसा ही तू फर्स्ट ईयर का भी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि 2 ईयर का पीवी फैक्टर तो मल्टीप्लाई करेगी, तो तेरा तीनों साल का इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। फिर ये मार्केट प्राइस को तो मल्टीप्लाई करेगी, मतलब इतना कितना कर देगी, तेरा 2000 रुपये बन जाए कि कितना सेल करेगी। तो फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अभी फोर्थ ईयर तो ऐसा करके तो बता देगा कि इतना मेरे को फर्स्ट ईयर में सेल करना है शेयर, तो इतने मेरे को पैसे आ जाएंगे, सेकेंड ईयर में इतने, थर्ड ईयर में। अभी फोर्थ ईयर में ऐसा हो जाएगा कि तूने थोड़े शेयर सेल कर दे रहेंगे, तो फिर जो शेयर बचे उसको तू थर्ड ईयर के मल्टीप्लाई कर देगा मार्केट प्राइस से, जो नहीं इंट्रिंसिक वैल्यू से, जो तेरी 250 आई करके, तो तेरे वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा। अभी फोर्थ ईयर की इनकम तेरे को डिविडेंड से मिल जाएगी, कितने तेरे शेयर बचे थे, और उसमें से 2.50 फोर्थ ईयर में तेरे को डिविडेंड मिल जाएगा। तो वो 2 ईयर से ज़्यादा होता है, तो उसमें मतलब 2000 से ज़्यादा होता है, तो मेरे को उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन 20 तेरा हो गया। तो इधर तक मेरा जो डिविडेंड बेस्ड मॉडल था करके, तो ये मेरा क्वेश्चन 20 तक पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी अपना फर्स्ट पार्ट हो गया था। अभी सेकंड पार्ट होता है कि के ई कैसे निकालना है। तो के ई में से DDM अप्रोच रहता है। DDM मतलब डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच रहता है। तो अपन क्वेश्चन 21 चालू करते हैं। क्वेश्चन 21 में ऐसा बोला है कि के ई बताओ, फेयर वैल्यू बताओ, और उन लोग ने के ई चेंज कर दिया, तो वो के ई चेंज करने से मार्केट प्राइस क्या हो सकती है वो बताना है करके, ठीक है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू ही होती है करके। तो फिर अपन पहले देखेंगे के ई कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पी रेशो दिया है और रिटेंशन रेशो दिया है, और रिटेंशन रेशो का परसेंटेज और अमाउंट दिया है करके। तो फिर परसेंटेज 45% है, उसको हम लोग 100% कर देंगे, तो अपना EPS आ जाएगा। EPS आने के बाद अपन पी रेशो में डालेंगे, पी 8 टाइम्स दिया है EPS करके, तो अपना MPS आ जाएगा। अभी के ई का फॉर्मूला क्या रहता है DDM में कि D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ। तो P0 अपना मार्केट प्राइस हो गया करके, और क्वेश्चन में कुछ पे डिविडेंड या पे डिविडेंड ऐसा कुछ भी नहीं दिया। और याद रखना, जब ऐसा दिया है कि पे आउट रेशो, तो मोस्टली यही रहता है कि D1 ही है करके, तो कुछ छूना नहीं करना, मतलब कुछ ग्रोथ ऐड नहीं करना अगर ग्रोथ दिया भी है करके। तो के ई में अपन क्या करेंगे, जो D1 दिया है उन लोग ने, 1 मिनट, तो D1 अपना EPS में अपन करेंगे, जो रिटेंशन रेशो से किया तो D1 उससे आ जाएगा। P0 अपन कैलकुलेट किया और ग्रोथ पहले से ही दिया, तो अपना KE इसमें से आ जाएगा। और सेकंड बोला है कि इंट्रिंसिक वैल्यू बताओ, तो फिर इसमें D1 पहले से ही अपन ने निकाल लिया, उसमें KE अपन ने जो ऊपर निकाला, जो फर्स्ट पार्ट में निकाला, KE वहाँ से आ गया। और ग्रोथ सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में दिया है कि ग्रोथ इतना है करके, तो अपना इंट्रिंसिक वैल्यू सेकेंड पार्ट का भी आ गया। अभी थर्ड पार्ट में ऐसा दिया है कि KE अपन ऊपर कैलकुलेट किए, वो नहीं लेना है, KE उन लोग ने खुद का दिया है करके, अभी वो खुद का देके उन लोग ने ग्रोथ भी दिया है करके। तो सेम इसमें D1 अपना अज्यूम नहीं करना, क्वेश्चन में दिया है, मतलब क्वेश्चन में दिया नहीं, अपन ने जो निकाला है वो यूज़ करके थर्ड पार्ट में भी इंट्रिंसिक वैल्यू बता देनी है करके। तो ये अपना क्वेश्चन 21 हो गया। अभी क्वेश्चन 22 पे आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 22 में क्या बोल रहे हैं कि के ई निकालना है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से। तो फर्स्ट में भी निकालना है, सेकंड में भी निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, पे डिविडेंड दिया है, पे मतलब कि D01 दिया है, 1 रुपी दिया है करके, और मार्केट प्राइस भी दे दी है। तो ईजिली अपने को D1 और ग्रोथ भी दिया है करके कि 12% ग्रोथ से, तो अपने को सब मिल गया करके। D1 मिल गया, ग्रोथ ऐड करेंगे D0 में, और P0 दिया हुआ है करके, तो के ई अपना DDM से निकल जाएगा। अभी सेकेंड में ऐसा बोला है कि
क्या बोलते हैं, ग्रोथ तेरी 20% से रहेगी 5 साल तक, और 5 साल के बाद जो डिविडेंड में ग्रोथ आएगी वो 10% से आएगी। तो मतलब अपने टर्मिनल वैल्यू 5th ईयर के एंड में निकालनी है। तो फर्म इसमें भी के ई पूछा है करके, तो ऐसा जब ऐसा के ई पूछते तो क्वेश्चन में 2 रेट दी रहती है, क्योंकि अपने को अगर वैसा दिया है करके, एक ऐसा 1 साल का है नहीं करके, तो अपने को बहुत साल का दिया रहता है, तो इंटरपोलेशन मेथड से निकालना रहता है कि मतलब ये परसेंटेज से कितना हो जाएगा और ये परसेंटेज से पीवीएफ करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो पहले जो फर्स्ट परसेंटेज है, सेकंड परसेंटेज है, टर्मिनल वैल्यू ऐड करके अपनी जो प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है मार्केट, मतलब जो अपन यूज़ करते हैं मार्केट के लिए, तो वो बेसिस पे अपनी मतलब 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू अभी निकाल लेते हैं कि इतनी हो जाती है करके। तो वही अपने को इंटरपोलेशन से के ई निकाल लेना है। वही इंटरपोलेशन, पहले हाईएस्ट वाला परसेंटेज उसमें ऐड करना है, हाईएस्ट वाले की पीएफ वैल्यू उसमें माइनस करना है जो मार्केट प्राइस दिया रहेगा, और डिवाइड बाय 20, मतलब डिवाइड बाय हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, और इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है हाईएस्ट परसेंटेज माइनस लोवेस्ट परसेंटेज से। तो ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है, और ये अपना पूरा फर्स्ट पार्ट जो है, मतलब इक्विटी वाला, मतलब डिविडेंड वाला, इक्विटी में डिविडेंड वाला हो गया। अभी अपन अर्निंग पर शेयर वाले में देखेंगे, अर्निंग बेस्ड मॉडल देखेंगे, ठीक है। तो इसमें अर्निंग बेस्ड मॉडल में पहला फॉर्मूला है अर्निंग ग्रोथ मॉडल। तो ये इसमें भी यही इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी रहती है अपन। उसमें कैसा, D1 अपॉन के ई माइनस जी, तो के ई को अपन ROE से रिप्लेस कर देंगे, और जो D1 था उसको अपन EPS से कर देंगे। तो EPS में अपन ग्रोथ ऐड करेंगे, EPS 1 + G डिवाइड बाय ROE माइनस ग्रोथ, ठीक है। तो ये अर्निंग ग्रोथ मॉडल हो गया। अभी सेकंड PE मल्टीपल, मतलब PE मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी, MPS कैसे निकलेगा, PE रेशो इंटू EPS करके। लेकिन EPS अगर क्वेश्चन में EPS 0 दिया है और ग्रोथ भी दिया है, तो तू ग्रोथ ऐड नहीं करना, तो PE मल्टीपल अप्रोच तेरा ये आ जाता है करके। और फिर आता है गॉर्डन्स मॉडल, जो अपन डिविडेंड में भी कर रहे थे, वो भी गॉर्डन्स मॉडल था अभी, लेकिन इसमें उसने EPS का दिया है। तो उसमें EPS में कैसा होएगा, EPS ब्रैकेट में 1 - B डिवाइड बाय के ई वैसा रहेगा, ग्रोथ की जगह तेरा BR आ जाएगा, B तेरा रिटेंशन रेशो और ROE वही रहेगा करके। तो तेरा गॉर्डन्स मॉडल भी हो गया। अभी आता है वोल्टर्स मॉडल। वोल्टर मॉडल्स में अपन पहले क्या करेंगे, पहले डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स ही रहता है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, रिटेन अर्निंग्स आती कैसे है, अर्निंग्स में से अपन डिविडेंड लेस करेंगे तो वो रिटेन अर्निंग्स हो जाती है। तो फिर D + E - D, मतलब ये ब्रैकेट में इंटू R अपॉन के ई, फिर से के ई। तो इसमें R जो रहता है वो ROE रहता है। फॉर्मूला फिर से रिपीट कर रहा हूँ, D प्लस ब्रैकेट में E - D इंटू R अपॉन के ई होल डिवाइड बाय के ई, ठीक है। तो ये अपना वोल्टर्स मॉडल भी हो गया। अभी आता है यील्ड ऑन शेयर अप्रोच, जिसको अकाउंटिंग बेस्ड मॉडल भी बोलते हैं, यील्ड ऑन शेयर अप्रोच। इसका अलग से ही बड़ा क्वेश्चन आता है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एक्चुअल यील्ड ऑन इक्विटी शेयर पर जो परसेंटेज में रहेगा डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो अपन ये करेंगे तो अपना यील्ड ऑन शेयर अप्रोच आ जाएगा। तो जो अपन डिनोमिनेटर में एक्चुअल यील्ड था, तो उसका भी एक फार्मूला है, यील्ड ऑन इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। और जो एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर है, तो उसका फार्मूला भी है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों का अलग है। तो पहला जो बताया वो न्यूमरेटर का था एक्चुअल यील्ड, अभी डिनोमिनेटर का एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर। तो इसमें क्या है, सिमिलर कंपनी का तेरा नॉर्मल रिटर्न दिया रहेगा, उसमें अपने को रिस्क प्रीमियम ऑफ आवर कंपनी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम रेशो, वो अपने को प्लस माइनस करना है। अगर बोलेंगे इंक्रीज़ है तो इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ बोलेंगे तो डिक्रीज़ करना है। तो ये तेरा न्यूमरेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया। तो एक्चुअल यील्ड ऑन इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो यील्ड ऑन शेयर अप्रोच ऐसे निकलता है। तो अपन अर्निंग बेस्ड मॉडल के क्वेश्चन चालू करते हैं। पहले ये क्वेश्चन 23 बहुत इजी है। इसमें पहले डिविडेंड के बेस पे डिविडेंड EPS नहीं, डिविडेंड के बेस पे इंट्रिंसिक वैल्यू पीछी है, वो इजीली हो जाएगा करके। और जो सेकंड है वो PE रेशो का पूछा है, PE रेशो से अपने को मार्केट प्राइस निकालनी है और अर्निंग ग्रोथ मॉडल से भी निकालनी है। अर्निंग ग्रोथ मॉडल वही हो गया कि EPS ब्रैकेट में 1 + ग्रोथ डिवाइडेड बाय ROE
माइनस ग्रोथ, ठीक है। तो फिर पूरा दिया है क्वेश्चन में, बस ऐसा है कि जो EPS ज़ीरो अर्निंग्स है ज़ीरो है, इसको तू ग्रोथ से ऐड नहीं करेगा, जैसे कि अपन पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा अर्निंग्स बढ़ा रहे थे वैसा नहीं करना। इसमें E0 दिया है तो E0 ही लेना है, इसमें कुछ ग्रोथ ऐड नहीं करना। तो क्वेश्चन 23 ईजी है। क्वेश्चन 24 इसमें भी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और वॉल्टर मॉडल का EPS के बेसिस पे पूछा है। तो इसमें बुक वैल्यू पर शेयर दे दिया है और इसमें दे दिया है कि और रिटर्न ऑन इक्विटी भी दे दिया है। तो अगर ये दोनों दे दिया है करके तो इसके बेसिस पे अपना EPS आ जाएगा करके। बुक वैल्यू पर शेयर को अपन रिटर्न ऑन इक्विटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना EPS आ जाएगा, और रिटेंशन रेशो भी दिया है तो उससे अपना EPS आने के बाद अपना डिविडेंड भी आ जाएगा करके। तो फिर पहले पूछा ग्रोथ मॉडल तो अपना डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जो नॉर्मल है करके, जो अपना फर्स्ट पार्ट था जो अपन ने डिस्कस किया, और उसमें पूछा है सेकंड वॉल्टर मॉडल अपना फार्मूला क्या होता है उसका कि। तो क्वेश्चन 25 में भी गॉर्डन्स मॉडल और वॉल्टर्स मॉडल पूछा है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी क्वेश्चन 26 में यील्ड वाला पूछा है करके, तो ये वाला तो भी थोड़ा मस्त है करके। तो इसमें पहले तो क्या इक्विटी दिया है, प्रेफरेंस डिबेंचर्स या रिजर्व्स दिया है, तो प्रॉफिट कितना हुआ उनका वो भी दिया है, और टैक्स रेट भी दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि अपने को इनकम स्टेटमेंट बनानी है, उससे अपने को मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स पूरा एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो अभी इसमें अपने को यील्ड वाला यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा उससे ही रिलेटेड है करके कि क्या था अपना वो फार्मूला, यील्ड ऑन शेयर अप्रोच, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला है, और इसमें सिमिलर कंपनी का नॉर्मल रिटर्न भी दिया हुआ है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि यील्ड वाला दिया है। इसमें देखो दो फार्मूला आने चाहिए करके। एक तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड, तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिविडेंड वाला फार्मूला है जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें प्लस इंटरेस्ट करेंगे डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये क्वेश्चन में तेको पूरा मिल जाएगा करके। और दूसरा कैपिटल गियरिंग रेशो, इसमें क्या है, डेब्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये भी पूरा दिया है। तो इससे तो कैपिटल गियरिंग रेशो और जो है ये मतलब दोनों क्वेश्चन में दिए हुए, रेशो भी दिए हुए, बस ये फार्मूला तेरे को आना चाहिए। ये कैसा, जो अपन एक्सपेक्टेड यील्ड होता है उसमें जो अपन देखे थे कि नॉर्मल यील्ड और नॉर्मल रिटर्न में अपन प्लस माइनस रिस्क प्रीमियम एडजस्ट करते हैं, वो रिस्क प्रीमियम ये दो रेशो से अपने को पता चलेगा कि कितना करना है करके। तो पहले अपन जो फार्मूले में फर्स्ट जो न्यूमरेटर रहता है यील्ड, एक्चुअल यील्ड, तो उसका फार्मूला क्या है, यील्ड ऑन इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। यील्ड निकालने के लिए इन लोग ने बोला है कि शेयर यील्ड ऑन शेयर इज़ कैलकुलेटेड एट 50% ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका 50% और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसका 5%, इन दोनों को तू ऐड करेगा तो तेरा यील्ड ऑन इक्विटी शेयर आ जाएगा। तो अपन इक्विटी यील्ड का फॉर्मूला जो है कि ये एक्चुअल यील्ड का फॉर्मूला जो है कि यील्ड ऑन इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, तो तेरा ये फर्स्ट न्यूमरेटर वाला पार्ट आ जाता है। अभी आता है कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर, तो इसमें नॉर्मल रिटर्न दिया है कि 9.6% है। तो अपने को जो रिस्क प्रीमियम है अभी वो दो कैलकुलेट करना है। तो अपन जो तो क्वेश्चन में ये भी बोला था कि 1% चेंज होगा इंटरेस्ट और फिक्स डिवीजन को लेके और 2% कैपिटल गियरिंग रेशो के लेके, और जो क्वेश्चन में कैपिटल गियरिंग रेशो और प्रॉफिट दे वो दूसरी कंपनी का है, तो अपने को अपनी कंपनी का निकालना है। फिर जो इनका डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस को अपन मतलब कि जैसे बोला है कि इसमें रिस्क जो प्रीमियम रहेगा, तो जो अपने कंपनी का और जो दूसरी कंपनी का है उसका डिफरेंस निकाल के, और जो क्वेश्चन में बोला है कि इतने परसेंटेज से बढ़ेगा करके, वो दोनों परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअली जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर रहेगा। तो अपना आ गया ये अपना क्वेश्चन 26 भी कंप्लीट। तो वैल्यू ऑफ राइट में अपन पहले ये देखेंगे क्वेश्चन 27। हाँ चलो क्वेश्चन के हिसाब से ही समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन 27 में ऐसा पहले अपन ये देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस और पोस्ट राइट प्राइस। तो इसमें ऐसा क्या करना है कि राइट शेयर अपने को मिलने के बाद जो मार्केट प्राइस में गिरावट हो जाएगी, जैसे कि 24 है, तो अभी ऐसा हो जाएगा कि ये फार्मूला है कि जो एग्जिस्टिंग MPS है और एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर है उसको अपन ऐड करेंगे राइट
इशू प्राइस और नंबर ऑफ राइट शेयर, तो उसको डिवाइड करेंगे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर, तो अपने को पता चल जाएगा कि प्राइस कितने से कम हुई, क्योंकि राइट शेयर मतलब एक्स्ट्रा शेयर्स आ गए लेकिन प्राइस तो उसके बेसिस पे कम हो जाती है। और फिर ये अपना फर्स्ट फार्मूला हो गया थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ अ राइट। तो फिर जो अपन पहले वाले फार्मूला में जो अपन कैलकुलेट किया अमाउंट और जो एक्चुअल प्राइस पे राइट इशू मिल रहा है उसका जो डिफरेंस है वो थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ अ राइट हो जाता है। ठीक है, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर और पर ओरिजिनल शेयर। तो अपन जो थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट जो सेकंड फार्मूला आया है, नंबर ऑफ ओरिजिनल शेयर रिक्वायर्ड टू बाय वन राइट शेयर। ठीक है, कि मतलब एक राइट शेयर मतलब कि जैसे कि 1:4 रेशियो में, तो 4 शेयर होने चाहिए तब जाके एक राइट मिलेगा। तो फिर जो सेकंड फार्मूला में अमाउंट आई है उसको अपन डिवाइड कर देंगे 4 से, मतलब कि कितने राइट इशू एक शेयर पे मिलने वाले हैं, तो थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट पर ओरिजिनल शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अपन क्वेश्चन 27 से चालू करते हैं करके। तो इसमें थियोरेटिकल पोस्ट राइट पूछा है जो अपना फार्मूला 1, और थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट अलोन, कि मतलब जो राइट शेयर है और जो अपन ने मार्केट में प्राइस कम हो गई राइट इशू, उन दोनों का डिफरेंस क्या है वो पूछा है करके। तो इसमें जो होल्डर है वो 3 चीज़ कर सकता है, या तो राइट को सेल कर सकता है, या तो राइट को खरीद सकता है कि नहीं राइट शेयर मैं ही रखूँगा, और तीसरा है कि कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला है, तो मतलब 3 सिचुएशन है। तो पहले होता है कि अपन पहले देखेंगे कि वो राइट को सेल कर देता है करके। तो जो सेल करेगा या तो वो खुद खरीदेगा राइट, तो उसके वैल्यू में कुछ चेंज नहीं होता, कि मतलब जितनी उसके पास थी उतना ही रहेगा करके, क्योंकि बस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो सकता है बढ़ जाए लेकिन जो वैल्यू है उतना ही रहेगा करके। लेकिन जब वो कुछ नहीं करता तो वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है, उसकी वेल्थ में डिक्लाइन हो जाती है। तो पहले अपन देखेंगे कि वो सेल कर रहा है, तो वो कैसे करेगा। तो अपने को आफ्टर और बिफोर दोनों करना है, कि मतलब पहले बिफोर करेंगे कि राइट शेयर के पहले उसके पास कितना था, तो फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ओरिजिनल कितना था और जो मार्केट प्राइस उस टाइम चल रही थी वो हो जाएगा। आफ्टर कैसे करेंगे, आफ्टर में क्या लेंगे कि जो राइट जितने जो उसके अगर सेल कर रहा है तो फिर ओरिजिनल शेयर था उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो अपने को फार्मूला 1 में अमाउंट आई, मतलब कि प्राइस जो नीचे कम हो गया था उसमें अपन ऐड कर देंगे सेल प्रोसीड, कि मतलब जब उसको सेल किया राइट को, जैसे कि 1000 शेयर थे तो अपन 1000 में से अपने को 1/4 करके 250 मिले। 250 की जो अपन ने सेकंड फार्मूला में जो एक्स्ट्रा प्राइस अपने को मिल रही है करके बेनिफिट मिल रहा है, तो वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको अपन वैल्यू आफ्टर शेयर में अपन सेल प्रोसीड ऐड कर देंगे, तो मतलब पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है कुछ चेंजेस हुआ नहीं, उसको बस शो करने का तरीका वैसा है करके। और ऐसा इग्नोर कर रहा है तो फिर जो ऐड अपन सेल करते हैं कि सेल प्रोसीड जो अपना सेल करेगा वो कुछ नहीं करना, तो वो जो कुछ नहीं करना वो अपना लॉस बन जाएगा अगर कुछ नहीं करता है तो अभी अपन ये वाला देख रहे थे कि वो क्या बोलते खुद खरीदता है राइट इशू, क्योंकि कुछ तो पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसमें वैल्यू आफ्टर बिफोर शेयर तो वही नॉर्मल जैसा है रह जाता है, लेकिन आफ्टर राइट इशू में अपन देखेंगे कि टोटल शेयर्स इंक्लूडिंग द राइट शेयर उसको अपन एक्स राइट प्राइस जो फार्मूला 1 में अपने को मिली उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें से फिर लेस करेंगे क्योंकि पेमेंट कर रहा है पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ राइट शेयर, तो नंबर ऑफ राइट शेयर और जो राइट शेयर की प्राइस है उससे अपन लेस कर देंगे, तो अपना सेम प्राइस रहेगा वैल्यू जो बिफोर राइट शेयर में था करके। ठीक है, क्योंकि आफ्टर शेयर में अपन ने इंक्लूडिंग राइट शेयर भी कर दिया था, तो ये अपना वैल्यू ऑफ राइट शेयर ख़त्म होता है। तो अपना ये पार्ट जो है जो इक्विटी वाला पार्ट है जिसमें अपन ने EPS वाला भी देख लिया, डिविडेंड वाला भी देख लिया, तो ये ख़त्म होता है। अभी अपन बॉन्ड वाला चालू करेंगे।